आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि वो हेल्थी लाइफ जिए। अब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से वो फिट रहना चाहता है। किसी भी तरीके की कोई बाधा या कोई हिंड्रेंसेस अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, प्रॉपर लाइफ जिए, हेल्थी रहे कुल मिला के। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब वो दूसरों से डिपेंडेंट अपनी कुछ कमियों के कारण होते हैं, कुछ डिसेबिलिटी एंड कुछ डिसऑर्डर के कारण होते हैं। वो अपनी इच्छाएं खुद तो मीट कर नहीं पाते, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के कारण। तो हम यही पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। अब डिफरेंटली एबल्ड में हमने दो वर्ड्स पढ़े, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। ये दोनों वर्ड्स एक जैसे नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। सबसे पहले देखिए कि डिसेबिलिटी किसके लिए यूज आता है एंड क्या होता है। तो डिसेबिलिटी इज एन इंजरी दैट रिस्ट्रिक्ट द फंक्शनिंग और द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण कोई भी इंडिविजुअल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज या अपनी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को नॉर्मल तरीके से रन नहीं कर पाता है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब ये डिसेबिलिटी या तो बाय बर्थ होती है या तो फिर ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम कभी एक बार कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, ऐसी दुर्घटना जिसके कारण इंसान डिसेबिलिटी के शिकार होता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि कोई सुन नहीं सकता या कोई चल नहीं पाता, तो कभी कभार तो कई चीजों में तो ये चीजें बाय बर्थ होती है, लेकिन कभी कभार कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो लाइफ टाइम डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। यानी ये एक इनएबिलिटी टू डू वर्क है। कोई पर्सन अपना काम खुद नहीं कर पाता, एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो वो कैसे करेगा, अगर वो चल नहीं पा रहा है तो वो अपना काम कैसे करेगा। तो डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है हमारी बॉडी फंक्शनिंग का, कि जो या तो बाय बर्थ होता है या एक बार कभी भी लाइफ टाइम में हो सकती है। अब इसके बाद बात करें कि डिसऑर्डर क्या होता है। डिसऑर्डर का मतलब देखें तो डिसऑर्डर इज यूज फॉर द मेंटल डिसेबिलिटी। यानी मेंटल डिसेबिलिटी मतलब मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होना। अब ये डिसऑर्डर यानी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होना, अगर कोई इंसान सुन नहीं सकता है और वो इस चीज पे ध्यान दे नहीं रहा, मतलब इनिशियल स्टेज में उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो इस चीज को इग्नोर कर रहा है कि ठीक है, लेकिन बाद में जाके ये एक इतना बड़ा हार्मफुल हो सकता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जो लोग नहीं सोचते। तो यही डिसऑर्डर आगे चल के डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको सही रहते उसका इलाज ना हुआ तो। सुनना नहीं है, सुन नहीं सकता, अगर उसको इनिशियल स्टेज पे सही नहीं किया गया तो आगे चल के वो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिसऑर्डर का मतलब होता है जो कि मेंटल डिसेबिलिटी के लिए यूज में आता है, यानी मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं होना, स्टेबल नहीं होना। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का मतलब देखा। अब पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटीज कितने टाइप की होती है। डिसेबिलिटीज भी 3 टाइप्स की होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। वन बाय वन हम हर डिसेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब डिसेबिलिटी भी 3 टाइप्स की होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। हम वन बाय वन हर डिसेबिलिटी को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज अ न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर which create a hindrances in an individual to store, process and produce the information। मतलब ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है जिसके कारण किसी भी इंडिविजुअल की रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग स्किल्स बहुत कम हो जाती है। वो प्रॉपरली किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर या प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता है। उस डिसेबिलिटी के कारण उसकी ये सारी स्किल्स बहुत कम हो जाती है। देखा जाए तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक इनविजिबल डिसेबिलिटी भी है, क्योंकि हम किसी इंसान को देखकर ये नहीं पता लगा सकते कि इसको ये वाली डिसेबिलिटी है। देखकर ये तो पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई चल नहीं सकता तो हमें दिख सकता है कि वो डिसेबल है, लेकिन किसी की रीडिंग, राइटिंग स्किल्स कम है, ये डिसेबिलिटी हम देखकर नहीं बता सकते। अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो मेमोरी डिसऑर्डर, यानी मेमोरी लॉस हो जाना, याददाश्त नहीं होना। यानी अगर कोई इंसान कुछ देर पहले क्या बोल रहा है उसे कुछ टाइम बाद याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला है, आधे घंटे पहले या 10 मिनट पहले बोली गई बात भी उसको याद नहीं होती कि उसने
क्या का है, तो ये होता है मेमोरी डिसऑर्डर। सेकंड की बात करें तो हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब किसी भी एक चीज को लंबे टाइम तक कोई इंसान फोकस नहीं कर पाए तो उसको इस डिसेबिलिटी में कहा जाता है। यानी हम आम भाषा में देखें तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, किसी भी एक चीज को लंबे समय तक हम अटेंशन से नहीं देख पाते या प्रॉपर फोकसली नहीं देख पाते तो वो इस डिजीज में आता है हाइपर एक्टिविटी में। थर्ड सिम्टम की बात करें तो डायस्लेक्सिया। डायस्लेक्सिया मतलब वही कि रीडिंग स्पीकिंग इन प्रॉब्लम्स में इन चीजों के कारण ये स्किल्स कम हो जाती है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स। सेकंड बात करें सेकंड डिसेबिलिटी की तो फर्स्ट कॉग्निटिव पढ़ी, सेकंड है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नाम से पता चल रहा है यानी इंटेलेक्ट पावर कम होना, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी स्किल्स उसमें कम हो जाती है, यानी किसी भी चीज को स्टोर करने की, लर्निंग करने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती, जिससे उसकी इंटेलेक्ट पावर कम होती है। ये जनरली डिसेबिलिटी 18 साल से कम से बच्चों को ही शुरू हो जाती है। अब इसके कारण बहुत सारे होते हैं कि प्रॉपर ध्यान नहीं देना, नर्वसनेस होना, फिजिकल इमोशनल बिहेवियर, ये सारी चीजें भी इसके अंदर देखी जाती है। थर्ड बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी की। फिजिकल डिसेबिलिटी यानी किसी भी बॉडी के कोई फिजिकल पार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आना, यानी कोई चल नहीं सकता, किसी के हैंड्स या लेग्स में प्रॉब्लम है, वो सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है। देखा जाए तो उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, एक है मोटर डेफिशिएंसी एंड सेकंड है सेंसरी इंपेयरमेंट। मोटर डेफिशिएंसी में वही कि कुछ लोग जो पैरालाइज होते हैं, जिनके हैंड्स या पैर प्रॉपरली वर्क नहीं करते, वो मोटर डेफिशिएंसी में आते हैं। सेंसरी डेफिशिएंसी यानी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेंसेस होते हैं जो हमें कुछ चीजें करने में हेल्प करते हैं, यानी विजुअल और हियरिंग सेंसेस, कुछ चीजों को स्मेल करना, इन सारे सेंसेस में प्रॉब्लम आना भी फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाता है। तो ये थे 3 डिसेबिलिटी टाइप्स। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबिलिटी के कॉजेस की, कि क्या क्या अलग अलग किन कारणों की वजह से डिसेबिलिटी होती है। फर्स्ट कॉज हम पढ़ें तो जेनेटिक कॉज, यानी किसी भी इंडिविजुअल के जीन्स या डीएनए में कोई एबनॉर्मलिटी हो जिसके कारण डिसेबिलिटीज हो सकती है। अब जीन्स में एबनॉर्मलिटी का कारण यूजुअली कोई एक्सरे या कोई डिजीजेस के कारण जीन्स में एबनॉर्मलिटी होती है। तो फर्स्ट कॉज था जेनेटिक कॉज। सेकंड कॉज की बात करें तो पॉवर्टी कॉज, ये एक मेन कॉज है डिसेबिलिटी का, क्योंकि हमने देखा है कि जो पुअर पीपल्स है उनको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलता, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज होती है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, नरिशमेंट नहीं मिलता, ना ही न्यूट्रिशन मिलता है। जहां उनको ये सब चीजें प्रॉपर वे में चाहिए, प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, जिस कारण उनके बहुत सी डिजीजेज होती है। और कई बार तो जो पुअर पीपल्स में जो बच्चे होते हैं वो बॉर्न ही एक ऐसी डिजीजेस या किसी डिसेबिलिटी से होते हैं, क्योंकि उनको उनके गेस्टेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं दिया गया। थर्ड वन की बात करें तो मेंटल प्रॉब्लम्स। मेंटल प्रॉब्लम्स मतलब डिप्रेशन, नर्वसनेस, अगर ये चीजें लॉन्ग टाइम के लिए हैं तो ये एक डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हमने बहुत से देखी कि आज के टाइम में बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो कुछ एक्सीडेंट इतने सीवियर होते हैं कि किसी कारण किसी को पैर में चोट आ जाना या हाथ में या कोई भी बॉडी का पार्ट इफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो माल न्यूट्रिशन, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉज है डिसेबिलिटी का। जिन चिल्ड्रंस को प्रॉपर न्यूरिशमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो फिजिकली वीक फील करते हैं अपने आप को, यानी अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो इसके कारण भी कोई डिजीज हो सकती है। अगर इन चीजों को टाइम पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चल के एक डिसेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इलनेस की बात करें तो जो बहुत सी बीमारियां होती हैं, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियों के कारण भी एक डिसेबिलिटी ही है। नेक्स्ट कॉज देखें इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी बॉडी में किसी भी चीज का इन्फेक्शन होना। अगर हमारी बॉडी में किसी भी चीज का इन्फेक्शन होता है तो इससे जो इम्यूनिटी पावर होती है किसी भी बच्चे की वो खत्म हो जाती है, जिस कारण एक डिसेबिलिटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन की। लैक ऑफ एजुकेशन की बात करें तो
अगर कोई लेबर है, किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, उसके पास अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या वर्क करते हैं, उसके पास ना कोई आइडिया है, तो वो किसी भी तरीके से टेक्निकली एजुकेटेड नहीं है, ना उसको प्रॉपर एजुकेशन है। ऐसे केसेस बहुत होते हैं फैक्ट्रीज में जहाँ किसी लेबर को कट लग जाना या उनके बहुत से प्रॉब्लम्स होती है, वो केवल बिना एजुकेशन फैसिलिटीज के ही होती है। यानी अगर एजुकेशन फैसिलिटीज उनके पास नहीं हो, पढ़ाई की बहुत कमी हो, तो उनको नहीं पता कि किसी वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करना, और जिस कारण वो बहुत सी डिसेबिलिटीज से सफर करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, मतलब उस टाइम पे जब हमें प्रॉपर हेल्थ केयर की जरूरत हो, उस टाइम पे आसपास के एरिया में कोई भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो ही नहीं। अगर पुअर पीपल्स की बात करें या कुछ ऐसे एरियाज की बात करें जहां अगर कोई एक्सीडेंट होता है या जहां कोई बेबी बॉर्न होता है, तो उस टाइम जो हमें फैसिलिटीज चाहिए हेल्थ केयर की, वो हमें हमारे आसपास नहीं मिलती है, जो कि आगे चल के एक डिसेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि टाइम पे, सही टाइम पे उसका इलाज नहीं कराया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और कॉज की, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में आप सबने सुना होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में रेडिएशंस हुए थे जापान में, यूएसए में, इन सब के कारण बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, जिनके आगे चल के एक बीमारी, इन्फेक्शंस भी आई थी। तो इस कारण भी, इस इंक्रीमेंट के कारण भी एक डिसेबिलिटी का कारण ये है, यानी इसके कारण भी डिसेबिलिटी होती है। तो ये थे कुछ कॉजेज डिसेबिलिटी के जो हमने पढ़े, जेनेटिक, ये सारे कॉजेज। अब देखते हैं कि डिसऑर्डर के कुछ डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अगर हम नंबर वाइज बात करें तो 5 तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एडीएचडी, एसपीडी, एएसडी, ओडीडी और ओसीडी। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स बताई आपको, 5 शॉर्ट फॉर्म्स बताई। वन बाय वन हम समझेंगे कि इनकी पूरी फुल फॉर्म क्या है और ये किस टाइप के डिसऑर्डर है। फर्स्ट मैंने बताया था एडीएचडी। एडीएचडी की फुल फॉर्म की बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है अटेंशन यानी लैक ऑफ अटेंशन। किसी भी इंडिविजुअल में जब लैक ऑफ अटेंशन हो यानी कंसंट्रेशन की कमी हो, तो ये डिसऑर्डर होता है। यानी किसी भी चीज को फोकस करने में प्रॉब्लम आना, एक जगह पे प्रॉपरली बैठना नहीं, सिटिंग में प्रॉब्लम, किसी चीज को हम ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में इंटरेस्ट नहीं आता, ये सारी चीजें होती है एडीएचडी में। ये यूजुअली जो है वो बॉयज में ज्यादा पाई जाती है गर्ल्स के कंपैरिजन, कि उनके लैक ऑफ अटेंशन, कंसंट्रेशन के कारण उनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब इनमें देखा जाए तो कुछ तरीके के सिम्टम्स होते हैं एडीएचडी में। बच्चों के सिम्टम्स की बात करें तो उनको डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करना वो भूल जाते हैं, या तो उनको प्रॉब्लम आती है परफॉर्म करने में, वो डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही मतलब रेस्टलेस होते हैं, ना ही कोई आराम करना है ना ही क्या, किसी चीज पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होता, उनका बोलने का तरीका भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तरीके से बोलते हैं। ये सारी चीजें उसके बच्चों में सिम्टम्स पाए जाते हैं एडीएचडी के। अगर एडल्ट की बात करें तो उनको एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, डिप्रेशन होता है, वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, अलोन फील करते हैं, या फिर उनमें कंसंट्रेशन की बहुत कमी होती है। इन चीजों में देखा जाए तो ये उनके कुछ सिम्टम्स है। कॉजेज क्या है, कारण क्या है एडीएचडी के? फर्स्ट वन तो जेनेटिक कॉजेज, जीन्स या डीएनए में एबनॉर्मलिटी के कारण। सेकंड की बात करें तो ब्रेन इंजरीज, अगर कोई बेबी बर्थ से पहले ही उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या बर्थ के बाद कुछ प्रॉब्लम है तो ये इंजरीज होती है। थर्ड वन की बात करें तो लो बर्थ वेट, यानी जब किसी का बॉर्न हुआ उस टाइम उसका वेट बहुत ज्यादा कम है जितना होना चाहिए, उसके कारण भी ये एडीएचडी की प्रॉब्लम होती है। फोर्थ बात करें तो ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीज, वही ब्रेन डिजीज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जिस कारण भी ये डिसऑर्डर होता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली, अगर फैमिली में डिसिप्लिन नहीं हो, बहुत मिसमैच या बहुत सारा शोर शराबा हो, उस कारण भी कोई इंसान अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, अटेंशन प्रॉपर दे नहीं पाता, तो उस कारण भी ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइट की। डाइट भी एक ऐसी चीज है कि जहां डाइटिंग करते टाइम कुछ चीजों को मना किया जाता है कि इन चीजों को नहीं लेना है या ये चीजें नहीं करनी, इस कारण भी एडीएचडी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
ये था हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर ADHD यानी लैक ऑफ अटेंशन कंसंट्रेशन, नाम से पता चल रहा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सेकंड बात करें SPD की, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी नाम से पता चलता है सेंसरी यानी सेंसेस, बॉडी की कुछ सेंसेस से रिलेटेड है। अब हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के सेंस होते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में काम में आता है और फिर उसको किस तरीके से बिहेव करना है वो भी उसका काम होता है। लेकिन ये एक तरीके से ब्रेन में ट्रैफिक जाम लग जाना कि हमारे सेंसेस या हमारा नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से रिसीव नहीं कर पाता, ना ही प्रोड्यूस कर पाता है, ना ही इंटरप्रेट कर पाता है। ये प्रॉब्लम हमारे सेंसेस के कारण होती है क्योंकि हमारे सेंसेस उस चीज को एब्जॉर्ब या उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे हम माना जाए तो सेंसिंग में अगर हम देखें थे कि हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करें, अगर हम आग के पास जा रहे हैं तो हमें ये सेंस है कि वो गर्म है, उधर हमको नहीं जाना है या क्या, हम अब ऑटोमेटिकली पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस डिसऑर्डर यानी सेंसरी रिपेयरमेंट डिसऑर्डर में इंडिविजुअल अगर आग के पास अपना हाथ रख भी रहा है तो उसे ये सेंस या उसे ये फील नहीं होगा कि ये चीज गर्म है, इधर नहीं जाना चाहिए। ये होती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी हमारे सेंसेस में प्रॉब्लम होना, हम किसी चीज को हियरिंग या विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे इंफॉर्मेशन को। इसके कॉजेस की बात करें तो वही जेनेटिक कॉजेस, लो बर्थ वेट, थर्ड वन नया एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया है तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले उसकी अर्ली स्टेजेस में उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, उसको किसी चीजों के बारे में बताया ही नहीं है, ना ही उसकी फैसिलिटी सही तरीके से प्रोवाइड की गई है, तो उसमें किसी चीज को सेंस करने की क्षमता भी नहीं है। और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये होते हैं। अब नेक्स्ट वन की बात करें, थर्ड वन की, तो मैंने थर्ड वन बताया ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करें तो ये नाम से तो पता नहीं चल रहा पर इसका सीधा सा मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यानी सामने वाले से इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आना। हम प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर पाते, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, अलोन रहना फील करते हैं, किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना, सबसे दूर रहना है, यूजुअली आई कांटेक्ट नहीं करने यानी इंटरेक्शन में कमी होना, हम हमारी बातों को प्रॉपरली किसी के सामने रख नहीं पाते, लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो ये होती है ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर इसके कॉजेस की बात करें तो वही जेनेटिक कॉजेस एंड नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर यानी एनवायरमेंट के कारण भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं लाइक पॉल्यूशन या कुछ ऐसा बिहेवियर होता है एनवायरमेंट के जिसके कारण ये डिजीज या ये डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं, हमारा फोर्थ वाला ODD अपोजिशनल डेफिन डिसऑर्डर। अगर इस डिसऑर्डर की बात करें तो इसका मतलब वो चिल्ड्रन जिनके बिहेवियर में बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुत अग्रेशन, बहुत एंगर से वो सबके साथ बिहेव करते हैं, एक अलग ही नेचर हो जाता है उनका, दूसरों की बातों में डिस्टर्ब करना, पेरेंट्स हो चाहे एडल्ट उनकी बातों को फॉलो नहीं करना, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना, ज्यादा भूख लगना, टायर्ड फील करना, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत कम होती है, वो इसलिए कारण वो फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते क्योंकि उनका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ापन होता है। वो दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी गलतियों के लिए, ना वो किसी की सुनते हैं ऐसे बच्चे, ना वो किसी की बात को मानते हैं, वो सिर्फ खुद को समझते हैं और उनका एंगर और अग्रेशन ही उनके लिए सारी चीजें होता है। ये होता है ODD अपोजिशनल डेफिन डिसऑर्डर। अब इसकी बात करें कि इसके कॉजेस क्या क्या हैं, तो कॉजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स यानी जीन्स या DNA में एबनॉर्मलिटी। सेकंड बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स मतलब ब्रेन में कोई केमिकल है जो डैमेज हो चुका हो, जो मैसेज को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, वो होता है फिजिकल फैक्टर्स। सेकंड है, थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन डेवलप ना हो, क्योंकि ऐसे बच्चों के जो बिहेवियर में, जो थॉट्स में नेगेटिविटी होती है, अगर उनके पेरेंट्स के साथ उनका अच्छा रिलेशन ना हो, कुछ नेगेटिव बिहेवियर हो, तो उस कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड था हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। फोर्थ की बात करें तो सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मतलब घर का माहौल या कुछ आसपास की चीजें सही ना होना, जैसे डिसिप्लिन ना होना, कुछ फैमिली मैटर्स चलना, डिवोर्स, पॉवर्टी या कुछ लड़ाइयां चलना, उन सब के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
लास्ट डिसऑर्डर की बात करें तो ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं कि कब होगा, ये किसी भी एज के लोगों को हो सकता है और किसी भी स्टेज पे। जरूरी नहीं कि जो इंसान बड़ा होगा उसे होगा, किसी भी स्टेज पे किसी भी लोगों को हो सकता है। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है कि रिपीटेडली अनवांटेड थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे विचार हम सोचने लग जाते हैं, फिर उन्हीं विचारों के कारण हम किसी चीज को बार बार करने लग जाते हैं और मतलब दूसरे रिचुअल्स को अपनाते हैं, जैसे अंधविश्वास को अपनाने लग जाते हैं कि इससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। जैसे कि अगर किसी इंसान को ये थॉट्स आ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज को छूने से हमारी बॉडी में जर्म्स आ जाते हैं, तो वो बार बार उसी चीज से छुटकारा पाने के लिए वो काम करेगा, मतलब वो बार बार अपने हैंड वॉश करेगा। तो ये होते हैं कि रिपीटेडली अनवांटेड थॉट्स आना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके कॉजेस की बात करें तो एक सेरोटोनिन नाम का एक ब्रेन में केमिकल होता है जो ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज ट्रांसफर करता है। यानी ये मैसेज ट्रांसफर करता है अगर ब्रेन में उस चीज की कमी हो, उस पर्टिकुलर केमिकल की, जिसके कारण ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड कॉज माने तो इसका मेन कॉज डिप्रेशन भी है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है तो उसको बार बार बहुत चीजें सोचने में आती हैं।